Hello my champions, welcome to Motion Education. Myself Priyanka Vishnu, your mathematics faculty. So बच्चों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ फॉर IUQM। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि IUQM की एग्ज़ाम डेट क्या है एंड IUQM का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ गई हैं, आप सभी जानते हैं, और क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आई नो आप सभी को कब से वेट था इस वीडियो का, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी भी थी दैट मैम प्लीज़ हमें प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैम IUQM एक्चुअल में है क्या। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो शायद फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देने के लिए सोच रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में IUQM एग्ज़ाम क्या होता है, तो आप सभी ने न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, टीवी में कहीं पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह ये आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पर हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपके माइंड में क्वेश्चन भी आता है कि मैम किस तरह से हम उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ओलंपियाड जो होते हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसे हम शॉर्ट में IMO भी कहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। अब उन स्टेजेस को जब आप क्लियर करते हैं, आफ्टर दैट आप इस लेवल पे पहुंच पाते हैं कि आप इंडिया को या आपकी कंट्री को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकें। सो उसी की जो फर्स्ट स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज कहलाती है IUQM, ठीक है, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। ऑफ कोर्स मैथ्स का एग्जाम है, तो आप सभी जानते हैं। फिर जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, और आज का हमारा वीडियो स्पेशली IUQM के लिए ही है क्योंकि इसकी एग्जाम डेट आ गई है, बहुत कम टाइम हमारे पास रिमेनिंग है, तो हमें ये देखना होगा कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर से काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आपके पास आती है वो होती है RMO, ठीक है। RMO मीन रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। लास्ट ईयर में और इस ईयर में ये डिफरेंस है। लास्ट ईयर में ये स्टेज 2 यहाँ से गायब कर दी गई थी। मीन IMO के बाद, स्टेज 1 के बाद डायरेक्ट आपके स्टेज 3 वाला एग्जाम हुआ था। RMO एग्जाम इस साल दोबारा लेकर आया गया है, तो आपके लिए वैसे देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए, आप फर्स्ट स्टेज से डायरेक्ट थर्ड स्टेज पर जा रहे हैं, तो पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा? होगा। अब आपके बीच में एक और यहाँ पे स्टेज 2 भी वापस से लगा दी गई है, सो हमारे पेपर का लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा हमारे लिए ईजियर हो जाएगा। देखो ईजी तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ईजी होगा, ऑफकोर्स पेपर का लेवल टफ होता है, बट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ा इजी हो जाएगा, डुएबल हमारे लिए हो जाएगा। सो स्टेज सेकंड होती है। जब आप स्टेज सेकंड को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप क्वालिफाई कर सकते हैं स्टेज 3 के लिए, यानी कि स्टेज 3 का जो एग्जाम होता है, INMO के बारे में अगर मैं बात करूं, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसे INMO के नाम से भी जाना जाता है, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं। सो बेसिकली 3 स्टेप होती है। अब इसके बाद की भी और स्टेप होती है। अगर मान लीजिए आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, INMO का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद की स्टेप क्या होती है? उसके बाद होता है आप लोगों के लिए ट्रेनिंग कैंप, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, काफ़ी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे बताई जाती है, काफ़ी एक एक्सपर्ट फैकल्टीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप वहाँ से उसके बाद आप नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो आपको उसके लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं INMO ट्रेनिंग कैंप, ठीक है, IMOTC के नाम से जिसे जाना जाता है। अब इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास अभी नहीं आई है कि एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है। अब इसके बाद एक और स्टेप होती है कि जब आप, ये आपका ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग कैंप के बाद आप जाते हैं अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए, बट उसके पहले एक और प्री डिपार्चर कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है, जिसको मैं इजी स्टेप 5 यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, PDTC के नाम से जिसे जाना जाता है। एंड आफ्टर दैट जब आप इन सारी 5 स्टेप से गुजर जाते हैं, तो फिर आपके पास आती है स्टेज 6 विच इज़ इंटरनेशनल ओलंपियाड। सो तब आप अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ये होता है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि IUQM एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले से प्रिपेयर करें तो उनको तो पता है, जो मान लीजिए 9th-10th में है या 11th में, तो वो तो जानते हैं इन सब के बारे में, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू भी होते हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि IUQM वैसे अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मैम एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट क्या है। सो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी। IUQM है, अब ये कौन कंडक्ट करवाता है? MTA इसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है, मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। अब ये आपका एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है? एग्जाम आपका 3 सितंबर 2023 को कंडक्ट होगा, जो कि बहुत नियर बाय है, बहुत कम टाइम आपके पास ऑफकोर्स रिमेनिंग है। टाइमिंग रहेगा 10 to 1, यानी कि 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स की रहने वाली है। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 रहेंगे, ठीक है।
कोई नेगेटिव मार्किंग आपके लिए यहाँ पर इस वाले एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो नंबर आपके रहेंगे यानी कि जो मार्क्स रहेंगे, ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क्स आपको गिवन है, प्रॉपर इंटीजर की वे में रहेंगे। अब इंटीजर तो ऑफकोर्स मैथ्स वाले हैं तो जानते ही है, ठीक है। OMR बेस्ट आपका एग्जाम रहने वाला है। और पेपर पैटर्न की बात करूँ यानी कि कंपोजिशन कुछ चेंज हुआ है लास्ट ईयर से। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास 2 मार्क्स के, ठीक है। फिर देखिए 10 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे 3 मार्क्स के। फिर उसके बाद रहेंगे 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स का मीन कि 5 मार्क्स फॉर ईच, यानी कि 10 10 10 टोटल 30 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। फिर सेकंड वाले जो 10 क्वेश्चन रहेंगे तो पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। एंड देन लास्ट के जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो पर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा। सो ये बेसिकली पेपर पैटर्न है जो कि चेंज हुआ है। और टाइमिंग और ये डेट आप याद रख लीजिएगा, 3 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के लिए ये फॉर्म होने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा और अगर आप और इन्फॉर्मेशन यहाँ से जानना चाहते हैं तो देखिए ये वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है। आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके यानी कि इस वेबसाइट के हेल्प से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जो आपके लिए कंपलसरी है, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेज थी। अब इसके बाद सेकेंड स्टेज क्या थी, जो मैंने आपको बताया था RMO के लिए, ठीक है। सो सेकंड स्टेज है हमारी RMO। इसकी भी एग्जाम डेट आ गई है, 29 अक्टूबर को इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये भी 3 सितंबर के बाद ही, बहुत कम टाइम मिलेगा बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। टाइमिंग ड्यूरेशन देखो आपके यहाँ से रहने वाली है 1 to 4, यानी कि वापस यही दिन का टाइम है, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद देखो टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 6 रहने वाले हैं। अब 6 क्वेश्चन है, अब आप खुद सोचिए 6 क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 आवर्स गिवन है, इतना टाइम गिवन है, मतलब 1 क्वेश्चन के लिए आप 30 मिनट्स आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको किस तरह से भी OMR बेस्ड नहीं होगा, आपको यहाँ पर डिटेल प्रूफ यहाँ पर लिखना होगा, मीन प्रॉपर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा, उसके बेस पर आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। सो अब इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट हमारे लिए क्या हो जाएगी, 29 अक्टूबर, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्ड स्टेज, विच इज क्या थी थर्ड स्टेप, INMO के बारे में अगर मैं बात करूँ, INMO के लिए भी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 6, सेम रहेगा। INMO के लिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे और RMO के लिए भी 6 थे, बट IUQM के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 30 क्वेश्चन थे। डेट की अगर मैं बात करूँ तो 21 जनवरी 2024, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। सो आपके पास टाइम मिल जाएगा आई थिंक आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए। टाइम ड्यूरेशन देखो यहाँ पर रहने वाली है 12 to 4:30, मीन 4.5 आवर का आपका ये एग्जाम रहेगा। तो सोचिए, फिर से सोचना, 6 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मेरे पास 4.5 आवर रहने वाले हैं, तो कितना लेवल ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे फिर इंटरनेशनली ओलंपियाड के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका लेवल होना चाहिए। हर क्वेश्चन जो है आपको लिखना होगा प्रॉपर डिटेल प्रूफ में, ऐसा नहीं कि टिक करने वाले क्वेश्चन यहाँ पर नहीं चलेंगे। तो ऐसे इनके लिए आपके कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को डेट्स याद हो गई होंगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के लिए रहने वाली है। नेक्स्ट चलिए अपन जानते हैं कि मैम हम ये एग्जाम देना चाहते हैं, बट हमें नहीं पता कि हम इस एग्जाम को देने के लिए, IUQM के लिए मैं बात कर रही हूँ बेसिकली, अब की हमारी जो वीडियो है उसका मेन एम रहेगा IUQM, ठीक है। सो उसमें मैं एलिजिबल हूँ इस एग्जाम को देने के लिए या नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सो उसके लिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखनी है। अगर आपका बर्थ 1 अगस्त 2004 एंड 1 जनवरी 2011 के बीच में हुआ है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। साथ में कंडीशन ये है कि आप क्लास 8th 9th 10th और 11th 12th के स्टूडेंट होने चाहिए, या तो आप क्लास 8th के हों, क्लास 9th के हों, क्लास 10th के हों, 11th के हों, 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर, IUQM 2023 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। उसके बाद देखो ऐसे स्टूडेंट जिनका बर्थ 1 जनवरी 2011 के बाद है, मैंने कहा था ना कि बीच का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, इसके बाद अगर आपका बर्थ हुआ तो फिर आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है तो इसका कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि आपको एलिजिबल होना चाहिए कि आप ना मतलब पासपोर्ट होल्डर हो सकते हैं, मतलब ऐसा हो आप, तभी आप इसको एलिजिबल होंगे आप इस एग्जाम के लिए। इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहली थिंग आपके लिए आती है एज क्राइटेरिया। सेकंड ये तो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आप इसे इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो पासपोर्ट तो हमारे पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर ऐसे स्टूडेंट्स या आपके पास OCI स्टेटस भी होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स इंडिया के नहीं है बट इंडिया की सिटीजनशिप आपके पास अगर है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन फिर आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन लग जाएगी कि आपका जो रीज़न हो जाएगा, तो पर्टिकुलर मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट में रहते हो तो आपका रीज़न वो स्टेट काउंट नहीं होगा, फिर आपको दिल्ली NCR उस रीज़न में आपको यहाँ पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बेसिस पर आपके मार्क्स यहाँ पर
फॉर्म होंगे। तो ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो सबसे ज़्यादा ये है डेट ऑफ बर्थ के लिए और क्लास के लिए कि क्लास 8 से 12 के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, वापस से ये कहा कि स्टूडेंट कैसे होने चाहिए जो कि इंडिया में आप रह रहे हैं, और अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई है कि इंडिया में नहीं है, अब्रॉड में है, बट वहाँ पे इंडियन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग वो स्टडी कर रहे हैं, तो भी वो इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट वहाँ पर भी कंडीशन वही लग जाएगी जैसे मैंने दिल्ली के लिए बताई थी ना कंडीशन, वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी कि आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बट आपका रीज़न फिर दिल्ली एनसीआर में काउंट होगा, मतलब आपकी कट ऑफ उस रीज़न के अकॉर्डिंग जाएगी। अब हो सकता है कुछ बच्चों को तो ये वर्ड रीज़न ही समझ में ना आए, तो इसको भी अभी मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी कि रीज़न का मीन क्या है हमारे पास। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब 30 अक्टूबर 2023 के पहले अगर 12th क्लियर कर लिए तो भी आप उसको अप्लाई इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। सो आपको ध्यान रखना होगा आपकी 12th का कि 12th आपने कब क्लियर करी है। फिर इसके बाद आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इनमो 2023 अवॉर्डीज़ हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर इनमो 2023 के जो अवॉर्डीज़ के बारे में अगर बात करूं, सो वो डायरेक्ट इनमो 2024 के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको ये सारी स्टेप्स को क्लियर करने की नीड नहीं है, आपको इन स्टेप्स को फाइट नहीं करना। IUQM RMO आप डायरेक्ट इनमो एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इनमो 2023 अवॉर्डीज़ के लिए। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट। अब हम बात करते हैं कि मैम ठीक है आपने ये बता दिया कि IUQM होता क्या है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, अब हमें ये बताइए कि कितने मार्क्स लाना हमारे लिए ज़रूरी है, तब जाके हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो अगर आप, अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ओनली इस एग्ज़ाम को क्रैक किया मतलब आपने सिर्फ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कोई पर्टिकुलर मार्क्स पे। सेकंड है कि आप RMO लिखने के लिए, RMO के लिए आप एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो दो बातें, दोनों को ध्यान से समझना। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ओनली 10% यानी कि 10% अगर मैं 100 का 10% कहूँ तो 10 मार्क्स, मैम बस इतना ईजी, बट इतना आसान नहीं होता है IUQM में 10 मार्क्स भी स्कोर करना, बहुत डिफिकल्ट ये आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो 10% मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिए सो आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, यानी कि आप IUQM क्वालिफाई हो जाएंगे। बट आप RMO के लिए, RMO एग्जाम अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये नहीं है। सो 10% मार्क्स में मतलब कि हाँ हम यहाँ पर एलिजिबल हो गए हैं, मैंने IUQM तो क्लियर कर लिया लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेज पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट मार्क्स की नीड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो पहले बेसिकली यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी A एंड कैटेगरी B। कैटेगरी A में कौन से स्टूडेंट आते हैं, जो क्लास 8, 9, 10th एंड 11th के स्टूडेंट होते हैं, सो उन्हें कैटेगरी A में काउंट किया जाता है, एंड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उन्हें कैटेगरी B में काउंट किया जाता है। सो ये तो हो गया हमारा कैटेगरी वाइज डिवीजन। अब इसके बाद हमें देखना है कि मैम क्या कितनी सीट्स रहने वाली है, एंड एक वर्ड जो आपने हमें बताया था रीज़न, उसका क्या मीन है। तो आपको सबसे पहले एक रीज़न को मैं समझा देती हूँ कि ये वर्ड होता क्या है। IUQM एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कट ऑफ ऐसा नहीं होता कि ओवरऑल इंडिया सेम कट ऑफ है कि पूरे इंडिया में मान लीजिए 30 मार्क्स अगर आप ले आए, हर स्टूडेंट के लिए, अलग अलग स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है कि सेम स्टेट मतलब कि ओवरऑल इंडिया आपने 30 मार्क्स मैंने कट ऑफ यहाँ पे फाइनल कर दी, तो ऐसा नहीं है। आपके इस एग्जाम के लिए क्या होता है कि पर्टिकुलर अलग अलग स्टेज वाइज, यानी कि अलग अलग स्टेट जो होते हैं उनके लिए अलग अलग कट ऑफ होती है और स्टेट को ही रीजन में यहाँ पर कहा जाता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि टू डिफरेंट स्टेट को मिलाकर एक रीजन बनाया जाता है। जैसे अगर मैं राजस्थान के बारे में बात करूँ तो राजस्थान अपने आप में एक रीजन है, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में बात किया, वेस्ट बंगाल के बारे में बात करो तो वेस्ट बंगाल अपने आप में एक रीजन है। बट कभी ऐसा भी होता है टू डिफरेंट स्टेट है, उन दोनों को मिलाकर एक रीजन बनाया जाता है। अब रीजन बना कितने रीजन होते हैं, टोटल 31 रीजन है आपके पास। 31 में 2 आपके ऑलरेडी अलग से सेपरेट होते हैं, ऑक्यूपाई होते हैं, केवी के लिए एंड JWN के लिए, जो जवाहर नवोदय के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, एंड केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। क्लियर, तो बचे हमारे पास 29 रीजन। अब रीजन का मैं ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम रीजन बनाने की नीड क्या थी, तो देखो ऐसा भी होता है, आप जानते हैं कि IUQM में बहुत बड़ा ओलंपियाड होता है, बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम ये रहता है। अभी हमने देखा कितने सारे 6 क्वेश्चन के लिए आपको इतना टाइम मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स ये एग्जाम्स जो हैं काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं। सो काफ़ी डिफरेंट पर्सन हो, काफ़ी डिफरेंट स्टेट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट ऐसा है जहां पर इस एग्ज़ाम के लिए अवेयरनेस कम है, फिर भी मैं अगर कह रही हूँ कि ठीक है अगर आपके यहाँ के स्टूडेंट 10 मार्क्स ले आए तो मेरे लिए बहुत, तो मैं आप लोगों को सिलेक्शन दे दूँगी। अब मान लीजिए वो बच्चे ही बहुत कम हैं,
यहाँ काफ़ी कम स्टूडेंट्स अगर उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एलिजिबल हैं, तो वो एक तरह से पार्शियलिटी हो जाती है ना। और कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में मैं कह रही हूँ कि जितने बच्चे हैं कि 10% मार्क्स या 100 सीट्स में आप लोगों को गिवन कर रही हूँ, तो एक तरह से पार्शियलिटी वाली बात हो जाती है। दैट्स वाई अलग अलग रीज़न वाइज यहाँ पर बताया जाता है और रीज़न वाइज कट ऑफ यहाँ पर जारी की जाती है कि हर रीज़न के लिए कट ऑफ अलग अलग होती है। कोई रीज़न ऐसे भी हैं जिनमें कट ऑफ रहेगी ओनली 10 मार्क्स, कोई रीज़न ऐसे भी हैं जहाँ पर कट ऑफ रहेगी 25 मार्क्स। तो आप डिफरेंस कुछ समझ सकते हैं। सो वो वर्ड होता है रीज़न, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। अगर आपको प्रॉपर रीज़न की लिस्ट देखनी है तो देखिए ये साइट यहाँ पर गिवन है। इस साइट की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कितने रीज़न हैं और किस रीज़न के लिए क्या मार्क्स बेसिकली रह सकते हैं। रीज़न का आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कितनी सीट्स आपके पास अवेलेबल है। अगर कैटेगरी ए के बारे में बात करूँ तो मैं टॉप 200 स्टूडेंट्स यानी कि क्लास 8, 9, 10 और 11 के स्टूडेंट्स के लिए 200 पोजीशन आपके पास गिवन है, यानी कि हर एक रीज़न के लिए अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर मैं बात करती हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए हर रीजन में 40 सीट यानी कि 40 पोजीशन उन लोगों के लिए रिजर्व होती है। इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं क्लास 12 के बेस पे। फिर 5 एडिशनल गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं कैटेगरी ए यानी कि क्लास 8, 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ये अलग से गर्ल्स के लिए रिजर्व कोटा नहीं होता है, केवल ये क्लास 8, 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स के लिए है कि कितने भी गर्ल्स हो, 5 गर्ल्स हम एक्स्ट्रा यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पर आप देख सकते हैं कि 200 एंड अगर मैं एवरेज लगाऊँ तो 245 सीट्स यहाँ पर मिलेंगी पर रीज़न। हर एक रीज़न के बारे में बात करी हूँ, ध्यान रखिएगा। सो आपको ये देखना होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको अपना रीज़न चूज़ करना होगा कि आप किस रीज़न से बिलोंग करते हैं। सो फॉर्म के टाइम पे बहुत ध्यान से आपको केयरफुली इसको फिल करना है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, मैंने आपको भी बताया था कि अगर आपके ओनली 10% मार्क्स आते हैं तो भी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हम आरएमओ के लिए जा रहे हैं, हम आरएमओ क्रैक करेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों को इसका वेट था कि मैम क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स IUQM के लिए हैं, किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इन्फॉर्मेशन तो चलिए आपने हमें बता दी है, अब टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। अब ये टॉपिक्स क्या होते हैं, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 8, 9, 10 के हैं या फिर क्लास 8 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं देखा। सो नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री तो बेसिकली वही होता है कि क्लास 6, 7, 8 NCERT बेस्ट ही होता है। ये ज़्यादा इतना हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, बट आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे वापस से आपको स्मार्ट वर्क करने की नीड है। ऐसा नहीं कि आपको चारों टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों, ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि किसी स्टूडेंट के चारों टॉपिक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रहें। पर्टिकुलर ही जैसे मान लीजिए किसी की नंबर थ्योरी बहुत अच्छी है, किसी के ज्योमेट्री का पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी को ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती लेकिन उनको अलजेब्रा का पार्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स बेसिकली कहें तो वो 10% यानी कि 10 मार्क्स। पेपर पैटर्न हमने आपको बताया था अभी, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, 10, 10, 10, यानी कि इसके आपके पास 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स के। फिर ये 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स के। फिर ये 10 क्वेश्चन कितने रहेंगे, 5 मार्क्स के। अब सेम मैंने आपको कहा कि आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे, देखो ये वाला जो पार्ट रहेगा बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। क्यों, आप खुद ही सोचो कि पेपर का लेवल मैंने आपको बताया था काफ़ी टफ रहेगा, और कोई एक क्वेश्चन अगर मैं आपको 5 मार्क्स का दे रही हूँ तो क्वेश्चन ईजी तो होने वाला है नहीं। तो आपको इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिन्होंने 2 टॉपिक्स को क्लियर कर लिया, एक बेसिक ऑफ अलजेब्रा उन्होंने पढ़ लिया और एक नंबर थ्योरी उन्होंने पढ़ लिया। ठीक है, 2 टॉपिक आपने पढ़ लिए। अगर आप इन 2 टॉपिक को भी पढ़कर जाते हैं तब भी आप सफिशिएंट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर हर अलग रीजन के लिए हम बात करें, मैक्सिमम 25 से 30 मार्क्स अगर मान लीजिए आपने ले आए हैं तो आप आरएमओ लिखने के लिए, आरएमओ के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और 10% यानी कि 10 मार्क्स तो है कि हाँ आपने IUQM को क्लियर कर लिया है। अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्लियर कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ ये सर्टिफिकेट मिल गया है, आप इसको काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ भी कर सकते हैं, अदर कोचिंग्स वगैरह में भी जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है। और ऑफकोर्स हमारे लिए एक अच्छा है कि एक अच्छा सर्टिफिकेट हमें मिला इतना अच्छे एग्जाम को क्लियर करने का।
तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। पहली बात क्या करना, चारों टॉपिक को नहीं पढ़ना है, सेलेक्ट करो जो अपनी आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। या तो नंबर्स थ्योरी है, नंबर सिस्टम है, या फिर आपके पास ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, या फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मीन कॉम्बिनेटोरिक्स है। अब ये वाला टॉपिक भी मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि अच्छे से पढ़ना। ज़्यादा लेंदी टॉपिक आपके पास ये रहता नहीं है, शॉर्ट टॉपिक है, मतलब कम लेक्चर में ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और अगर मैं सेक्शन ए यानी कि इस वाले पार्ट के बारे में बात करूँ तो 1-2 क्वेश्चन आपके पास कॉम्बिनेटोरिक्स के फॉर्म होंगे और इजी क्वेश्चन फॉर्म होंगे। मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी यहाँ से अटैम्प्ट कर लिए तो 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन भी यहाँ पे अटैम्प्ट कर लिए तो देखो आपको 10 मार्क्स तो इजीली मिल गए। सो स्मार्टली वर्क करना है। ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है बट स्टिल आप उस क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगा रहे हैं, उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइमिंग का वैसे यहाँ इतना मेजर नहीं करता क्योंकि 3 आवर्स आपके पास रहेंगे तो सफिशिएंट टाइम है, बट स्टिल टाइम और अपना एनर्जी वहीं पर लगाना जो क्वेश्चन आपको आता हो, जिसके बारे में आपने जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है। ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ा ही नहीं है उस पर टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जब आपके पास टाइम रिमेनिंग रहेगा तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिया हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि नहीं हमने क्वेश्चन रॉन्ग किया बट एक्चुअल में वो राइट होता है। सो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, उसके बाद ध्यान रखना है कि जो ऐसे स्टूडेंट क्लास 9-10 वाले हैं तो उन्होंने ये सब टॉपिक्स से कहीं ना कहीं पहले पढ़े हैं, अगर वो अदर ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। अच्छे से आप सभी ने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, सो तब वो भी आप वही देखिए। स्मार्ट वर्क करना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखो। ये वाला पार्ट तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि हाँ आप इसको कॉम्बिनेटोरिक्स को जरूर आप पढ़िए। नंबर थ्योरी है तो देखो नंबर थ्योरी तो हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसको शॉर्ट वे में पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में आएगा, काफ़ी उसको आपको एनालिसिस करना होगा। ट्रिकी क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे फॉर्म होते हैं। स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, अब आपको उसको अप्लाई किस तरह से आप वहाँ पे करेंगे जो आपने पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आप सभी के लिए फॉर्म होता है। क्लियर। अब इसके बाद ज्योमेट्री और बेसिक ऑफ अलजेब्रा के लिए भी मैंने आपको बता दिया। तो ये 2 वेज है। पहला काम क्या करना है, टॉपिक सेलेक्ट करो, अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो कि क्या मेरी कैपेबिलिटी है। सेकंड, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि मैं यहाँ से ये नहीं कह सकती कि आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए। मान लीजिए मैंने नंबर थ्योरी के लिए कह दिया, नंबर सिस्टम के लिए अब किसी स्टूडेंट के नंबर सिस्टम ही उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हालांकि ये तो बेसिक है। तो नंबर थ्योरी या नंबर सिस्टम तो हर किसी को पढ़ना जरूरी है, बेसिक है। अगर आप ना यहाँ पे अलजेब्रा भी पढ़ेंगे तो भी कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन वहाँ फॉर्म हो जाएगी कि उसके लिए आपको नंबर थ्योरी नंबर सिस्टम की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये प्रॉपर प्लानिंग है, इस तरह से आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप सिर्फ 10% मार्क्स यानी कि 10 मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, बट आरएमओ के लिए आपके लिए क्या है, अलग अलग पर्टिकुलर रीजन वाइज है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान के लिए बेसिकली 25 to 30 मार्क्स का यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है। तो अगर इतने मार्क्स आप लेकर आते हैं तो आप आरएमओ के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, इसको समझना। एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक आरएमओ के लिए आईयूक्यूएम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, क्लास 8 के या हो सकता है 9-10 के भी स्टूडेंट हैं, सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रिपेयर करो। देखो एग्जाम को क्रैक करना या क्लियर करना ही हमारा मेन एम नहीं है कि नहीं अगर एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो मैं क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करूँ, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, ऑफकोर्स आप पढ़ेंगे, एक तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम हमने फाइट किया, इतना डिफिकल्ट एग्जाम हमने फाइट किया, तो फिर आप फ्यूचर में आप जाएंगे नीट या जेई के लिए, जिनके लिए भी आप प्रिपेयर करेंगे, एक तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है ना कि मैथ्स हमें अच्छी लगती है पर हमें नहीं पता उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। सो यहाँ से ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपको नीट के लिए जाना है या फिर मेंस के लिए जाना है, जेई के लिए जाना है, तो ये भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। और ये प्रॉपर आप लोगों के लिए 4 टॉपिक्स हैं, इनको प्रिपेयर करना। आप PYQs आप देखिए, साइट पर आपको मिल जाएंगे, जो मैंने आपको साइट बताई थी स्टार्टिंग में, याद हो तो उस साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेपर पैटर्न यानी कि लास्ट ईयर के पेपर्स भी अवेलेबल हैं, उनके सॉल्यूशन यानी कि उनके आंसर कीज भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप चेक कीजिएगा। और उसके अलावा हमारे पास भी यानी कि मोशन आपकी किस तरह से इस एग्जाम के लिए हेल्प करता है, तो चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। सो मोशन लर्निंग ऐप के थ्रू भी आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मैम कैसे हम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो चलिए वो हम जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है जो पर्टिकुलर आईयूक्यूएम के लिए कोर्स है, तो उसमें आपको उसी का पढ़ाया जाएगा, यानी कि ओनली मैथ्स के लिए वो कोर्स रहेगा, उसमें अदर सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, आईयूक्यूएम का वो कोर्स है। सो आपको यहाँ से उसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फीचर मोशन लर्निंग ऐप के हैं, तो मोशन लर्निंग ऐप के बारे में वैसे आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, बट स्टिल रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर देखो इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर आप लाइव देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बार में वो बात समझ में आ जाएगी,
क्योंकि IUQM के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो टॉपिक्स को समझने का लेवल ऑफ कोर्स बहुत अप होगा, बहुत हाई होगा, इजी लेवल उसके लिए नहीं हो सकता है। सो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं तो, कि आप उनको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें दोबारा पढ़ने की नीड है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी मिलेंगी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम टीचर से हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो किस तरह से हम हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, और डाउट सॉल्विंग फीचर भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है MLA पे, मोशन लर्निंग ऐप पर। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाते हैं। जो ये लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है तो बेसिकली आपके डाउट्स आप डायरेक्ट यहाँ पर भी अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन फिर से मैं आपको ये बोलने चाह रही हूँ कि प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर जरूर करना। क्यों? क्योंकि आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। किस तरह से, वो तो मैंने आपको भी बता ही दिया था। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि मैम क्या मोशन लर्निंग ऐप पर और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर ओलंपियाड्स, सो बिल्कुल काफ़ी सारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनसे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस भी हमारे पास हमने बनाई हुई है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बट अभी मैं एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी डेट शीट भी आ गई है, सो उसके ऊपर भी आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं बात करने जा रही हूँ NMTC की। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि NMTC की भी एग्जाम डेट आ गई है। सो NMTC प्राइमरी हमारे पास कोर्स है 4 क्लास 5th एंड 6th स्टूडेंट्स के लिए। फिर क्लास 7th एंड 8th के लिए अवेलेबल है यहाँ पर NMTC सब जूनियर। और अगर मैं बात करूँ क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो वो अवेलेबल है NMTC जूनियर। तो अगर आप NMTC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे सेम हैं, कंसेप्ट्स वही हैं। कंसेप्ट मतलब इनमें ओलंपियाड्स का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, तो आप काफ़ी अच्छे लेवल से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इनके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आप IUQM के दोनों को एक साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट सेलेक्ट करो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि मैंने चारों टॉपिक बता दिए थे आपको, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अब ये डिसीजन आपको खुद को लेना होगा कि मैम ये टॉपिक हमारे लिए अच्छा है, या ये टॉपिक में हमें तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं इस पर टाइम लगाऊंगा तो हो सकता है कि मैं एग्जाम तक इस टॉपिक को कवर ना कर पाऊँ। सो ये आपको खुद को सोचना होगा, फिर आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपकी जो भी क्वेरीज थी वो कंप्लीट हो गई होंगी, क्योंकि बच्चों की बेसिकली काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास, सो उन्हीं का आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिया है। बट स्टिल अगर आपके और भी क्वेरीज होती हैं सो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। एंड इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब चैनल मोशन फाउंडेशन, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच।